नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में हुए जोरदार हंगामे की, इंडिया की बैठक से पहले लालू के बड़े बयान की, ईवीएम पर मचे सियासी बवाल की, ज्ञानवापी पर एएसआई के 1500 पन्नों के जवाब की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात नए साल पर रेलवे में होने वाले बड़े बदलावों की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान लॉन्च, लोगों से 138 से लेकर 13,800 रुपए के चंदे की अपील। 138वें स्थापना दिवस से पहले क्राउड फंडिंग की शुरुआत। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा समन, 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। महुआ की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद संसद की हाउसिंग कमेटी ने भेजा था घर खाली करने का नोटिस। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। सर्वे को लेकर दायर की गई थी याचिका, 11 जनवरी को आएगा फैसला। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 169 अंकों की गिरावट के साथ 71,315 पर हुआ बंद। निफ्टी 38 अंकों की गिरावट के साथ 21,419 के अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। सरकार से सवाल हो रहे हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली संसद को इतनी आसानी से कैसे निशाना बनाया गया। सवाल सरकार पर है, लेकिन विपक्ष को जवाब नहीं मिल रहा है, और जब विपक्ष सवालों को लेकर अड़ रहा है तो उसे संसद से ही बाहर किया जा रहा है। संसद पर हमले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है। विपक्षी दल गृह मंत्री से सदन के अंदर बयान की मांग कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि जब इस मामले में गृह मंत्री टीवी चैनलों पर लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बातें वो टीवी चैनलों पर बोल सकते हैं वो संसद में क्यों नहीं बोल सकते। विपक्ष ने इस मुद्दे को आज एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लोकसभा और राज्यसभा में उठाया तो विपक्षी सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हो गई। एक दो नहीं, दोनों सदनों से पूरे 78 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया गया। इससे पहले 14 सांसद निलंबित किए जा चुके थे। ऐसे में यह संख्या अब 92 हो गई है। लोकसभा से आज निलंबित होने वाले सांसदों में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, के मुरलीधरन, सुरेश कोडिकुनिल, डॉक्टर अमर सिंह, तिरुवरुस्कर, विजय वसंत, गौरव गोगोई, राजमोहन उन्नीथन, डॉक्टर जयकुमार, एंटनी, अब्दुल खालिक, टीएमसी से कल्याण बनर्जी, अपूर्वा पौदार, प्रसून बनर्जी, शताब्दी रॉय, सौगत रॉय, प्रतिमा मंडल, काकोली घोष, सुनील कुमार मंडल, असित कुमार, डीएमके राजा, दयानिधि मारन, गणेश सेल्वम, सीएन अन्नादुरे, एसएस पलना मनिक्कम, एसआर लिंगम, टीआर बालू, डॉक्टर के वीरास्वामी, इंडियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद वसीर, के नवाज कने, जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन शामिल हैं। इसी तरह से राज्यसभा से आज 45 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें केसी वेणुगोपाल, कनिमोझी, मनोज कुमार झा, राम गोपाल यादव, जयराम रमेश भी शामिल हैं। राज्यसभा में अगर संख्या बल की बात की जाए तो एनडीए के 105 और इंडिया गठबंधन के 64 सांसद और 76 अन्य हैं, और इंडिया गठबंधन के 64 में से 46 सांसद अभी तक निलंबित किए जा चुके हैं। यानी राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के सिर्फ 18 सांसद ही बचे हैं। ऐसे में अब सरकार राज्यसभा में कोई भी बिल लेकर आती है तो वो आसानी से पास हो सकता है। कहा जा रहा है कि विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के बाद इस सत्र के बचे हुए समय में सरकार कई बिल पास करा सकती है। सरकार की विपक्ष पर सख्ती को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निरंकुश मोदी सरकार सभी लोकतांत्रिक मापदंडों को कूड़ेदान में फेंक रही है। संसद में एक बार फिर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। इधर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वहीं सीट शेयरिंग का फार्मूला बन चुका है। इस बीच लालू का एक बयान जो है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। तो क्या कहा है लालू यादव ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद अब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में होने जा रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक में 28 दलों के मुखिया हिस्सा लेंगे, जो इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई तीसरी बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी,
और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कल क्या इस पर भी बात होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए बने इस गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग और दूसरे चुनावी रणनीति पर सहमत बनाई जानी है। कुल 543 लोकसभा सीटों में से लगभग 400 पर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का लक्ष्य है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सभी पार्टियां बैठक में मोदी के जवाब में एकता की थीम मैं नहीं हम के इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। इस बीच खबर है कि ममता बनर्जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अलग से बैठक कर सकती हैं। दोनों ही दलों के नेताओं ने इसे लेकर दिलचस्पी दिखाई है। वैसे भी ममता जब दिल्ली आती हैं तो वह अरविंद केजरीवाल के साथ अलग से बैठक करती हैं। इस बार भी इस बैठक के आसार हैं। खास बात यह है कि गठबंधन की बैठक से पहले अगर दोनों की मुलाकात होती है तो उनके बीच किन मुद्दों पर बात होनी है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि 19 तारीख की इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इंडिया गठबंधन की बैठक से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो ईवीएम पर मचे बवाल ने भी बीजेपी की बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में नई विधानसभा का गठन हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है, ज्यादातर विधायकों ने भी शपथ ले ली है, लेकिन इस बार के चुनाव के नतीजे अभी भी सवालों में हैं। बीजेपी को मिली इतनी बड़ी जीत का अंदाजा किसी को नहीं था और अब इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। हाल में ही खत्म हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेगी, लेकिन नतीजों में बीजेपी को विजेता घोषित किया गया, जिसके बाद ईवीएम में धांधली का आरोप लग रहा है। और अब ईवीएम पर हमला बोलते हुए सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कह दिया है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी जी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव हुआ तो 403 विधानसभा सीट में से 309 सीटों पर बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी आगे थी और भाजपा मात्र 94 सीटों पर ही आगे चल रही थी। तो ईवीएम मशीन में बीजेपी आगे कैसे हो गई? इसका मतलब ये है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई खेल किया जा रहा है। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे आगे हो गई? इसका मतलब ये है कि जीत ईवीएम के तिकड़म की जीत है। इसीलिए अब आवश्यकता है कि लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी ईवीएम को लेकर बयान दिया और कहा कि ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है, वरना बीजेपी देश को खोखला कर देगी। 2024 में अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता पर काबिज रहेगी और फिर निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी चरम पर होगी। अब समय आ गया है ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का। अब आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी ईवीएम छोड़ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने भी ईवीएम गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए ये सवाल दागे थे कि जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हो रही थी तब ईवीएम 98% से ज्यादा चार थी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वहीं दिग्विजय सिंह लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद बाकी नेताओं ने भी मुहिम छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर कितना प्रेशर डाल पाता है और लोकतंत्र को बचा पाता है। ईवीएम को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। इधर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और अब एएसआई ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। तो क्या है इस सर्वे रिपोर्ट में, देखते हैं ये खबर। वाराणसी कोर्ट में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। दरअसल एएसआई की ओर से ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी। अदालत के आदेश पर एएसआई ने साइंटिफिक सर्वे का काम भी पूरा कराया। सर्वे की प्रक्रिया पूरे होने के बाद रिपोर्ट देने को लेकर लगातार एएसआई की ओर से समय की मांग भी की जा रही थी और अब 4 बार रिपोर्ट जमा किए जाने को लेकर समय की मांग की गई। ज्ञानवापी मामले में लंबे समय के बाद आखिर एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के जिला जज को सीलबंद रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट 1500 से ज्यादा पेश की है, जिसमें 250 से ज्यादा के साक्ष्य पेश किए गए हैं। एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश AK विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट पेश की है।
हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। हिंदू पक्ष ने इसमें शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश की मांग की, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसे पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। बहरहाल अब मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी और फैसला भी। बता दें कि एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर सवालों का सिलसिला जारी है। सवालों में हरियाणा की गठबंधन सरकार भी है। कुछ महीनों से हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच चल रहा टकराव शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी जेजेपी के कई बड़े नेता 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूटने तक की बात कर चुके हैं। इस बीच अब कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिलने की खुमारी जल्द ही गायब होने वाली है। बीजेपी को हरियाणा में जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। खबर है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है। जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की कई खबरें भी आ रही थी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में चल रही डबल इंजन की सरकार को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को मिले सारे वोट कांग्रेस को मिलते तो 2019 में कांग्रेस की 61 सीट आती। पिछली बार जमुना पार का नारा देकर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने वाले इस बार फिर वेश बदलकर जनता के पास वोट मांगने आएंगे। लेकिन हरियाणा की जनता जागरूक है। वो जनमत का सौदा करने वाले सौदेबाजों को इस बार करारा जवाब देगी। बहरहाल अब कांग्रेस नेता की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बीजेपी गठबंधन पर संकट बरकरार है। इधर महाराष्ट्र में भी गठबंधन सरकार संकट में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा है। पहले शिवसेना टूटी और इस बगावत से सत्ता पर बीजेपी की वापसी हो गई, लेकिन विधायकों की अयोग्यता का मामला अब भी चल रहा है। तो इस बीच मामले में फैसले की तारीख भी करीब आ चुकी है। 10 जनवरी तक साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विधानसभा स्पीकर को शिंदे और उनके साथ के 40 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाना है। और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि शिंदे और उनके साथ के विधायकों की सदस्यता जाती दिखाई दे रही है। इस मामले में सोमवार से अंतिम दलीलें शुरू हो गई हैं। उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि उद्धव गुट के चीफ व्हिप को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ऐसे में ठाकरे गुट के व्हिप का उल्लंघन करने वाले सभी विधायकों की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर शिंदे गुट की ओर खुद के दल को असली शिवसेना होने का दावा किया गया। दरअसल अंतिम दलील रखने के लिए शिंदे और उद्धव दोनों ही गुटों को 1.5 दिन का समय दिया गया है। विधानसभा स्पीकर राहुल नावेरकर ने भी ये साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वो 10 जनवरी तक इस मामले में अपना फैसला सुना देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में सुनवाई का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का माना था। महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भले ही लोग वोट ना दें, हम सरकार बना लेंगे। आप संसद में चुनकर आएं, हम आपको बाहर बैठा देंगे। बीजेपी ने इस फॉर्मूले पर मास्टरी हासिल कर ली है। आज उसने 33 और विपक्षी सांसदों को संसद के बाहर बिठा दिया, यानी कि विपक्ष मुक्त संसद बना दी। अब विपक्ष के पास क्या है, वो वर्क फ्रॉम होम करेगा या कि सिर्फ ट्विटर ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात नए साल में होने वाले बड़े बदलावों की। नए साल की शुरुआत यानी साल 2024 की शुरुआत होने में करीब 13 दिन बचे हैं। नए साल को लेकर सभी उत्साह और उम्मीदों से भरे होते हैं और नए साल में होने वाले बदलाव हमारी और आपकी जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि नए साल पर कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग अलग अलग तरह की प्लानिंग करते हैं। इस खास दिन में सिर्फ 2 हफ्तों का समय बचा है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई की वजह से इस साल भी लोगों का हाल बेहाल है और लोगों को उम्मीद है कि 2024 में महंगाई की मार से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। इस बीच 2024 के लिए मोदी सरकार की तरफ से भी कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा असर पड़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दरअसल अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब उन्मूलन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपको जरूर परेशान कर सकती है, क्योंकि सरकार योजना के तहत होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकना चाहती है। इसलिए 1 जनवरी 2024 से योजना में कुछ बदलाव किया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ वही लाभार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे जो वास्तव में पात्र हैं, जिन्होंने गलत डिटेल देकर राशन कार्ड बनवाया है। ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उन्हें फ्री मिलने वाले राशन से वंचित कर दिया जाएगा। आपूर्ति विभाग द्वारा राशन डीलरों से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोका जा सके। तो वहीं स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शताब्दी, राजधानी और लोकल ट्रेनों को बदलने की तैयारी की जा रही है। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।